Assalamu alaikum everyone. I hope you're all doing great. I welcome you all to your favorite physics channel, College Physics. Here you will find work solutions of all O and A level past papers solved by teachers and A-star students. So subscribe to our channel and forward it to other Cambridge learners. Thank you. Okay, so the paper that we're doing today is from May, June 2019, P6 variant 63, P6's alternative to practical. You have 1 hour to do this paper. There are 4 questions and you have to attempt all questions. Okay, question 1. Some students are determining the mass of a block U by a balancing method. They're using the apparatus shown in figure 1.1. आपको अगर आपने हमारे पुराने 2 वेरिएंट्स देखे होंगे यू वुड सी कि उन दोनों में भी इसी तरीके का हमारे पास apparatus यूज़ हुए थे. We had a meter ruler, we had some masses, we had a pivot. So it's सारे वेरिएंट्स में the questions are revolving around the same idea basically. अब देखते हैं हमारे पास डायग्राम में फिगर में दिया हुआ क्या है. पहले तो हमारे पास 2 ब्लॉक्स हैं, एक ब्लॉक U है, एक ब्लॉक M है, ठीक है. फिर हमारे पास ब्लॉक U और ब्लॉक M के बिल्कुल सेंटर से दोनों के डिस्टेंस ली हुई है एंड दैट इज़ B. ब्लॉक U के सेंटर से लेके पिवट तक डिस्टेंस ली हुई है एंड दैट इज़ A. हमारे पास एक पिवट है, वी हैव अ मीटर रूलर एंड द पिवट इज सिटिंग एग्जैक्टली एट द 50 centimeter mark. Okay, let's see what they say next. One student places the meter ruler on the pivot 50 centimeter mark and then places the block U with its center at the 5 centimeter mark. मतलब कि जो U का बिल्कुल सेंटर है वो 5 सेंटीमीटर पे, तो हम ये यहाँ पर लिख लेते हैं 5 centimeters. Obviously this is 0 centimeters and this is 100 centimeters. क्यों? क्योंकि it's a meter ruler. Meter ruler में हमारे पास 100 centimeters होते हैं. One student places we've done this. Suggest why it might be difficult to place block U accurately at the 50 centimeter marks. Explain how the student could overcome this difficulty. You may draw a diagram. अब obviously मसला ये है कि आप समझे, आपने ऊपर से आप देख रहे हैं मीटर रूलर का, आपने ब्लॉक रखा है, आपको ब्लॉक का सेंटर मालूम करने के लिए थोड़ी शायद डिफ़िकल्टी हो. समझ आ रही है आपको? तो आप क्या कर सकते हैं कि आप अपने जो ब्लॉक है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपका ब्लॉक है, ठीक है, यू टेक अ रूलर एंड यू मेजर द विड्थ ऑफ योर, जो ये विड्थ है या जो भी है, इसको आप मेजर करें यहाँ से लेके यहाँ तक कि मैंने थोड़ा टेढ़ा बना दिया, जो भी है आप इसको मेजर करें. जो इसकी मेजरमेंट्स होगी ना, मेजर विड्थ, जो इसकी मेजरमेंट होगी ना उसको आप 2 से डिवाइड करें. द आंसर जो होगा ना दैट विल बी प्लेस्ड ऑन 5 centimeter मार्क. फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी विड्थ निकली लेट्स से 10. ओके, नो नॉट 10, लेट्स से इट्स लेट्स से इट्स 10. आपकी विड्थ है 10 centimeters, ठीक है. तो आपने उसको 2 से डिवाइड किया तो क्या बन गया 5. यहाँ पर जो 5 का मार्क होगा ना, ये 10 सेंटीमीटर है, यहाँ पर 5 का मार्क यहाँ पर आप मार्क कर दें. फिर जो हमारा मीटर रूलर होगा ना उस पर यहाँ पर 5 सेंटीमीटर पे एग्जैक्टली आप इसको प्लेस करेंगे. समझ आ रही है? तो इससे आप एग्जैक्ट अपने ब्लॉक का सेंटर 5 सेंटीमीटर पे कर सकेंगे, ठीक है. हमने डायग्राम तो ड्रॉ कर लिया, पर एक काम करते हैं हम जो ना लिख भी लेते हैं. तो हम लिखते हैं इट्स अ 1 mark क्वेश्चन, तो कोई इतना ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं. हम लिखते हैं मार्क द सेंटर, कौन सा मास है, मास U है ना, हाँ, मार्क द सेंटर ऑफ ब्लॉक U, ठीक है, एंड अलाइन विथ द 5 centimeter mark on the ruler, ठीक है. Next, the student places the block M on the meter ruler as shown in figure 1.1 and adjusts the position of block M until the meter ruler is as near to being balanced as possible. तो फिर उसने मास या ब्लॉक M को इस तरीके से रखा कि पिवट पे हमारा पूरा रूलर जो ना क्या हो रहा है, बैलेंस हो रहा है, ठीक है. Briefly describe a method to find the position at which the meter ruler is as near to being as balanced as possible.
तो ऑब्वियसली आप क्या करोगे उसको बैलेंस करने के, यू वुड टेक द मास, यू वुड पुट इट इन अ प्लेस, यू वुड आइदर मूव बैक और फॉरवर्ड ताकि आपको बैलेंस का पॉइंट मिले, ठीक है। तो हम लिखेंगे मूव ब्लॉक M back and forth to find the position of balance. अपने words में भी आप लिख सकते हैं, really doesn't make a difference. ठीक है. The student determines distance A between the center of block U and pivot. हमने देखा था कि U के बिल्कुल center से लेके pivot तक A है, and he also determines the distance B between the center of block U and center of block M. He repeats the procedure for the positions of block U at 10 centimeters, 5 cent. हमारे पास पहले 5 centimeters था, फिर 10 centimeters, and 15, 20, and 25. His results are shown. अब एक मिनट मैं आपको डायग्राम से एक्सप्लेन करती हूँ. देखें, पहले हमारे पास जो U था ना वो यहाँ पर 5 सेंटीमीटर का मार्क था, और ये हमारे पास A है और ये B है. अब समझे हम U को यहाँ 10 सेंटीमीटर या 15 सेंटीमीटर के मार्क पर रखते हैं, ठीक है. तो क्या हो जाएगा, A कम हो जाएगा और हमें M को भी थोड़ा करीब लाना पड़ेगा पिवट के, वरना फिर ये नीचे गिर जाएगा. समझ आ रही है आपको? उस तरफ ज़्यादा मतलब वेट आ रहा होगा या जो भी है, यू नो द सेंटर ऑफ मास वो बैलेंस नहीं हो रहा होगा पिवट पे, तो ये नीचे गिर जाएगा. तो हमें इस वजह से M को भी टुवर्ड्स द लेफ्ट साइड लाना पड़ेगा, क्लोजर टू द पिवट. तो इससे क्या होगा, B भी हमारे पास कम होगा. ये मेरी अजम्पशन है, यू नो आप जनरल नॉलेज से सोचते हैं कि अगर U इंक्रीज़ हो रहा है, ये मैं सोच रही हूँ, मतलब ये सर्टेन नहीं है, ये मैं बोल रही हूँ. अगर U जो इंक्रीज़ जहाँ पर ये प्लेस किया जा रहा है U, ठीक है, मैं लिख देती हूँ इंक्रीज इन डिस्टेंस. फॉर एग्जांपल 5 से लेके ये 10 पे चले गया 15. तो इससे मैं बोल रही हूँ कि A एंड B दोनों डिक्रीज करेंगे. ये मैंने बोला है. अब हम देखेंगे कि ये सही हमने सोचा है कि नहीं. सो विल गो, ठीक है. द स्टूडेंट डिटर्मिन्स द डिस्टेंस A, हमने ये बोल दिया, ठीक है. हम पोजीशन ऑफ ब्लॉक U देखेंगे, हम A की डिस्टेंस देखेंगे और B की डिस्टेंस देखेंगे, ठीक है. आप देखें जैसे मैंने बोला था कि यहाँ पर U क्या हो रहा है, नीचे जा रहे हैं तो U इंक्रीज हो रहा है, एंड जब नीचे जा रहे हैं तो यहाँ पर ये दोनों क्या हो रहा है, डिक्रीज. तो हमने सही बोला था कि ये इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप है. समझ आ रही है आपको? ऑब्वियसली अगर आप एक मास को पिवट से करीब लेकर आए हैं तो दूसरे वाले को भी पिवट से करीब लाना पड़ेगा. अब हमें क्या करना पड़ेगा, हमें इसका ग्राफ बनाना पड़ेगा ताकि हम अपनी रिलेशनशिप को या जो हमने देखा है उसको सेटिस्फाई कर सकें, ठीक है. अब हमारे y एक्सिस पे B होगा, ठीक है. y एक्सिस पे B होगा, B इन सेंटीमीटर्स, एंड x एक्सिस पे हमारे पास A होगा, A इन सेंटीमीटर्स. यू डू नॉट, सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है, you do not need to start the axis at the origin 0 से, ठीक है. अब B पे हमारे पास है we have from around 38 to around 66. तो हम करेंगे from let's see अगर 35 से लेके 70 तक हो रहा है कि नहीं 5s में, ठीक है. 35, 40, 45, 50, 55, 60. nope, not happening. अगर हमें देखते हैं 20 हमें करना किससे, हमें करना है फ्रॉम 30, आसानी हो जाएगी ना, 38 to 66, और x का हमें किससे करना है 25 to 45, 25 to 45. x का करके देख लेते हैं 20, 25, 30, 35, 40, 45. परफेक्ट. हम इसमें ऐसे कर लेते हैं 20, 25, 30, 35, 35, 40, 45. ठीक है. अब हम y का देखते हैं. y का थोड़ा annoying है. Let's go with 35, 45, 55. फिर भी नहीं हो रहा क्योंकि यहाँ पर कम पड़ रहा है ऊपर की तरफ. अगर let's try, I hate it जब स्केल प्रॉपर्ली अलाइन नहीं होता, आपको बार बार करना पड़ता है. खैर कोई बात नहीं. लेट्स ट्राई, मुझे समझ नहीं आ रहा. ओके, लेट्स ट्राई अगेन. अगर हम ओके, let me just write 35 here. 35.
ठीक है, फिर I'll do 45 यहाँ, फिर I'll do 55, फिर I'll do 65. ये हम टेंस में इंक्रीज़ कर रहे हैं. फिर ये मैंने 65 किया, फिर I'll do 75. ये फिर भी हमारा स्केल चल रहा है. क्यों? क्योंकि आधे से ज़्यादा स्केल एक्चुअली कवर हो रहा है हमारा. कहीं इतना स्केल हम यूज़ करेंगे तो ये आधे से ज़्यादा हो रहा है. आई थिंक ये स्केल सही है. सो आई एम जस्ट गोइंग टू यूज़ दिस स्केल. अगर आपको कोई बेहतर स्केल मिल रहा है इससे देन प्लीज़ गो फॉर इट. बट जैसे कि आपने देखा मैंने काफ़ी दफ़ा ट्राई किया, मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो आप कुछ दूसरा स्केल भी यूज़ कर सकते हैं. ठीक है, सो लेट्स प्लॉट ओवर. मैं इसको इरेज कर देती हूँ, ये मुझे अनॉय कर रहा है. ओके, तो हम दी वैल्यूज़ देखते हैं. पहली वैल्यू कौन सी है? we'll use red कि हम अपनी वैल्यूज़ प्लॉट करें. ठीक है, पहले हमारे पास है 45. ठीक है, x में है 45 एंड y में है 65.5. सो x में हमारे पास 45, y में है 65, ये रहा. तो 65.5 ये होगा कहीं, तो ये. ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है 40 एंड अराउंड 59. 59 देखिए, ये 50 है तो ये 60 होगा, ये 55 है तो ये 60 होगा, तो ये 59 है. हमारे पास है y में 59 है और x में है 40. सो 40 एंड 59 यहाँ पर, एग्जैक्टली यहाँ पर. नेक्स्ट है हमारे पास 35 एंड 52 अराउंड. 35 एंड 50 ये है, 52 ये रहा. ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास 30 एंड 45. 30 एंड 45 ये हमारे पास बिल्कुल एग्जैक्ट वैल्यू आई है. आई लव ऐसी एग्जैक्ट वैल्यूज़. नेक्स्ट वी हैव 30 अराउंड 39 एंड 25. हाँ, 25 यहाँ है, 39 वहाँ. 25 एंड 39 अराउंड ये. अब हम क्या करेंगे, लाइन ऑफ बेस्ट फिट बनाएंगे विथ एज मैनी. ये देखिए हमारा आधे से ज़्यादा स्केल कवर हो रहा है हमारे पॉइंट से, आपको नज़र आ रहा है. वो ट्राई टू मेक द लाइन ऑफ बेस्ट फिट. यूजुअली मैं ट्राई करती हूँ कि मैं जो एक एंड से लेके दूसरे एंड तक टच करने से यहाँ तक बिल्कुल. ठीक है, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस में ही पूछ लेता है कि इंटरसेप्ट कहाँ है जहाँ पर एक्स एक्सिस को टच कर रहा है, वाई एक्सिस को टच कर रहा है, वगैरह वगैरह. ठीक है, वी डन विद दिस. अब ऑब्वियसली हमें ग्रेडियंट ड्रॉ करना है एंड शो क्लियरली ऑन द ग्राफ हाउ यू ऑब्टेन्ड द नेसेसरी इन्फॉर्मेशन. तो हम हमेशा क्या करते हैं, हम 2 पॉइंट्स चूज़ करते हैं जो हमारी बेस्ट फिट पे फॉल तो कर रहे हो लेकिन हमारे पॉइंट्स में से एक नहीं हो. ठीक है, तो हाउ अबाउट वी डू, मैं सोचूं ये कर लेती हूँ एक. ठीक है, दिस इज़ अराउंड 42. एक्स एक्सिस से हमारे पास 42 है. मैं इसको थोड़ा मोटे से लिख लेती हूँ ताकि आसानी हो. एक्स एक्सिस पे हमारे पास ये 42 है. आई नो इट्स अ लिटिल बिग बट आसानी होती है देखने के लिए. एंड वाई एक्सिस पे हमारे पास ये है अराउंड एट 62. मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी दिखाया था कि आप जिसको भी y2, अगर समझे मैंने इसको y2 ले लिया या y1 ले लिया या x2 ले लिया, x1 ले लिया, इट वोंट मेक अ डिफरेंस. ठीक है, सो आई जस्ट टेक दिस एज x1 एंड y1. हम दूसरा कोई पॉइंट लेते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कहाँ लूँ, ऐसा कोई जो डायरेक्टली यहाँ पर ले लेती हूँ, ये डायरेक्ट फॉल कर रहा है. सो यहाँ पर हमारे पास है अराउंड, यहाँ पर क्या है 21, 22, 23, अराउंड 23.5 है हमारे पास यहाँ पर. ठीक है, 23.5 और वाई एक्सिस पे हमारे पास है 37. ठीक है, तो ये है हमारा x2 एंड y2. ठीक है, अब हम इसका ग्रेडियंट निकालें. इवन दो आप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 वाले मेथड से ग्रेडियंट निकाल सकते हैं, लेकिन कैम्ब्रिज की जो हमारे पास मार्किंग स्कीम है उसमें एग्जैक्टली बोला हुआ है दैट द ट्रायंगल मेथड शुड बी सीन ऑन ग्राफ. मतलब कि आपके जो 2 पॉइंट्स हैं उनके बीच में आपको एक बेसिकली इस तरह का ट्रायंगल ड्रॉ करना है और उनको दिखाना है कि आपने ये ड्रॉ किया हुआ है एग्जैक्ट लाइंस पे. मैं थोड़ा ऊपर नीचे हो रहा है कि डोंट हैव अ रूलर, और आपको ये दिखाना है. और हाइट अपॉन रन का आपको यूज़ करना, मतलब ज़रूरी नहीं है कि आप हाइट अपॉन रन यूज़ करें, आप अपना ये y2 माइनस y1 कर लें, लेकिन आपको ये ट्रायंगल दिखाना है. ठीक है, तो अब हम अपना ग्रेडियंट निकालेंगे. ग्रेडियंट हमारा है y2 माइनस y1 विच इज़ अराउंड आई थिंक 37 माइनस 62
और x2 है हमारे पास, हाँ 23.5 माइनस 42, ठीक है। तो ये हमारा ग्रेडियंट, अगर सब कैलकुलेट करें तो फिर हमारे पास आंसर आ रहा है 1.4। ये हमारा ग्रेडियंट। आपको पता है ग्रेडियंट का कोई यूनिट नहीं होता। अब हमें मास निकालना है ऑफ ब्लॉक क्यू, और ये इक्वेशन हमें दी हुई है g-1 मल्टीप्लाइड बाय k, वे k इज इक्वल्स टू 200। तो 0.4 को हम बेसिकली मल्टीप्लाई, क्योंकि हमारे पास 1.4 आंसर आ रहा है, तो 1.4 में से 1 निकालते तो आता है 0.4 मल्टीप्लाई बाय 200। तो मेरा आंसर यहाँ पर आ रहा है 70.3। एंड क्योंकि हमें दूसरी जगहों पे 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स दिए हुए हैं, तो आई मीन 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स दिए हैं, तो आप मैक्स 3 SF यूज़ कर सकते हो। आई एम गोना यूज़ 3 SF, ठीक है। तो आई एम गोना से 70.3। हमारे मार्किंग स्कीम में लिखा हुआ है आपकी MU की रेंज होनी चाहिए फ्रॉम 61.0 to 81.0 ग्राम्स, ऑब्वियसली ग्राम्स क्योंकि ये मास है, एंड आवर्स फॉल्स उसके बिल्कुल बीच में। A student suggests that A and B are proportional. हमने ऊपर देखा था कि दोनों साथ साथ में डिक्रीज कर रहे थे जब U इंक्रीज हो रहा था, तो हाँ दे आर प्रोपोर्शनल। आपको अपनी स्टेटमेंट दे रही है और उसकी जस्टिफिकेशन देनी है। स्टेटमेंट हम यही दे रहे हैं कि A and B आर प्रोपोर्शनल, एंड इसका हम जस्टिफिकेशन कैसे देंगे। आपको पता है कि जब दो चीज़ें प्रोपोर्शनल होती हैं आप उनको डिवाइड करते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल लेट्स जस्ट से, एक सेकंड मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। 50 40 30, ठीक है। और अगर आप इस तरह कर लें 70 60 50, ठीक है। अगर मैं समझें 70 को डिवाइड करूँ 50 से, ठीक है, या तो फिर मैं 60 को डिवाइड कर दूँ 40 से, आपको बहुत सिमिलर कॉन्स्टेंट्स मिलेंगे। आपको यहाँ पर आपको मिलेगा 1.4, यहाँ पर आपको मिलेगा 1.5। तो आप इनको डिवाइड करेंगे ना तो आपको कॉन्स्टेंट्स सेम मिलेंगे। हम ऊपर A और B का भी ट्राई कर सकते हैं। अगर लेट्स डिवाइड 65.5 अपॉन 45, आंसर आया हमारे पास 1.5, अराउंड 1.45। हम करें 59 डिवाइडेड बाय 40, तो आंसर आ रहा है हमारे पास अगेन 1.47। तो इनके डिवाइड होते हुए कॉन्स्टेंट्स अगर सेम आ रहे होते हैं, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये बार बार आपसे पूछा जाएगा, तो उसको हम बोलेंगे कि हाँ ये प्रोपोर्शनल है। तो हम लिखेंगे B अपॉन A कॉन्स्टेंट्स विदिन लिमिट्स ऑफ एक्यूरेसी। ये भी मैंने आपको पहले बताया था, लिमिट ऑफ एक्यूरेसी ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका मतलब ये है कि इतना ऊपर नीचे तो एक्सपेरिमेंट में हो ही जाता है, उस लिमिट के अंदर है। तो हमारे पास पहले जैसे 1.45 था, फिर 1.75 आया, बहुत कम डिफरेंस। इट्स विद इन द लिमिट्स ऑफ एक्सपेरिमेंटल एक्यूरेसी, ठीक है। एंड वी आर डन विद क्वेश्चन 1। नाउ क्वेश्चन 2। A student is investigating the transfer of thermal energy between hot water in a beaker and cold water in a glass boiling tube. तो ग्लास बॉइलिंग ट्यूब में हमारे पास यहाँ पर वी हैव कोल्ड वाटर एंड यहाँ पर हमारे पास हॉट वाटर। मैंने लाइन क्यों बनाई, मैं कोल्ड लिख देती हूँ और हॉट लिख देती हूँ, ये NaOH, ओके। ही इज़ यूजिंग द apparatus शोन इन फिगर 2.1। तो हम apparatus चेक कर लेते हैं। हमारे पास एक क्लैम्प है, रिटॉर्ट स्टैंड है जो भी, उस पर हमारे पास एक ग्लास ट्यूब पकड़ी हुई है, ग्लास बॉइलिंग ट्यूब है, उसमें थर्मामीटर है, उसमें हम ऑब्वियसली कोल्ड वाटर फिल करेंगे। एंड वी हैव अ बीकर जिसमें वापस थर्मामीटर है, जिसमें हम हॉट वाटर फिल करेंगे। अब थर्मामीटर में स्टार्टिंग में हमारे पास रूम टेम्परेचर दिखाया हुआ है, हमें ऑब्वियसली रूम टेम्परेचर मेजर करना है। आपको ऑलमोस्ट इतने सारे जितने भी टेम्परेचर चेंज के एक्सपेरिमेंट्स होंगे P6 के, उसमें आपको हमेशा रूम टेम्परेचर स्टार्टिंग में आपको बोलेंगे कि ये जो सर्टिफाइड है। सो लेट्स सी, हमारे पास यहाँ पर वी हैव 20, वी हैव 30, इसके बीच में हमारे पास 9 डायल्स हैं, मतलब कि हर डायल में एक एक नंबर बढ़ रहा है। एंड ऑब्वियसली दिस 20, दिस 21, 22, 23, 24, 25 इस तरह। तो आपको नज़र आ रहा है ये यहाँ पर 21 पे आकर रुका है, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 21, ठीक है, 21 डिग्रीज सेल्सियस, डू नॉट फॉरगेट दैट, ठीक है। नेक्स्ट, the student pours cold water into the boiling tube and hot water into the beaker. He places the boiling tube into the beaker of hot water. Boiling tube जिसमें उसने where the student adds cold water, he places that boiling tube with the cold water into the beaker of the hot water.
He then records the temperature C of the water in the boiling tube and temperature H of the water in the beaker every 30 seconds. इसमें क्या होगा कि अगर हमने ठंडे पानी को एक बॉइलिंग ट्यूब में डालकर उसको बीकर में डाल दिया जिसमें गर्म पानी है, तो क्या होगा, जो हमारा ठंडा पानी है वो गर्म होता जाएगा और जो बीकर का पानी है वो ठंडा होता जाएगा. इन्वर्सली प्रोपोर्शनल रिलेशनशिप हो, क्योंकि हीट ट्रांसफ़र होगी फ्रॉम द वाटर इन द बीकर टू द वाटर इन द बॉइलिंग ट्यूब. आई होप यू अंडरस्टैंड दैट. सो कंप्लीट द, अच्छा हम नीचे बताया क्या है, हाँ सही. अब हमें क्या करना है नेक्स्ट. हिज रीडिंग्स आर शोन इन टेबल 2.1. दिस टेबल 2.1. पहले तो हमें बोला गया है कि वी शुड complete the headings in the table in the time column. Obviously time हमारे पास होगा seconds और temperature हमारे पास होता है डिग्री सेल्सियस में. ठीक है. और obviously ये भी हमारे पास टाइम का टेम्परेचर का ये क्या बन गया, ये तो अजीब सा कुछ बन गया. डिग्री सेल्सियस होता है और टेम्परेचर डिफरेंस भी ऑब्वियसली हमें टेम्परेचर ही निकाल रहे हैं बेसिकली, तो ये भी डिग्री सेल्सियस ही होगा. अब हमसे क्या पूछा हुआ है, ऊपर पूछा हुआ है कुछ. हाँ. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू रीड both the thermometers every 30 seconds. Describe briefly a technique that would ensure that the temperature readings are as accurate as possible in this experiment. तो हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि हम स्टॉप क्लॉक का इस्तेमाल करें और उसी वक्त दोनों थर्मोमीटर्स की रीडिंग्स देख लें. ठीक है. ये तो फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि हम क्या कह सकते हैं, हम अलार्म रख लें हर 30 सेकंड्स का. ये तो फिर हम ये भी बोल सकते हैं कि हम ऑल्टरनेट रीडिंग्स करें कि 15 सेकंड में मैंने इसकी ली, उसके 15 सेकंड बाद मैंने दूसरे थर्मामीटर की ली, उसके 15 सेकंड बाद मैंने पहले थर्मामीटर की ली. या आप डेटा लॉगर भी इस्तेमाल कर सकते हैं. दैट इज़ अ मच ईजियर मेथड. ठीक है. तो वो आपकी डिजिटली आपकी वैल्यूज़ रिकॉर्ड करता है. तो हम यहाँ पर लिखते हैं कि पहले तो हमारा ऑब्वियसली ऑप्शन था हर 30 सेकंड्स का यूज़ अ स्टॉप क्लॉक. ठीक है. प्लेस सही, यूज़ स्टॉप क्लॉक. या हमने एक और चीज़ बोली थी, ऑडिबल अलार्म. यूज़ एन audible alarm every 30 seconds. या तो मैंने ये बोला था, हाँ, read temperature alternately every 15 seconds. 150 हो गया यार, 15 seconds. एंड हाँ, डेटा लॉगर यूज्ड. ठीक है. अब हम अपने टाइम को फिल कर लेते हैं. हमने ऊपर पढ़ा था कि हर 30 सेकंड्स ऑब्वियसली हम टाइम रिकॉर्ड कर रहे हैं. सो टाइम will be 30, 60, 90, 120, 150 एंड 180. ये आपका बेसिकली फजूल का मार्क था, ये कौन नहीं कर सकता, बट अच्छी बात, बी ग्लैड. Next, write a conclusion stating how the difference in temperature between the cold water and hot water affects the rate of heating of the water in the boiling tube. Justify your answer by the reference to the readings. अब देखें, अगर ठंडा पानी समझे 0 और गर्म पानी 100 हो, तो 0 बहुत जल्दी टेम्परेचर राइज करेगा और 100 बहुत जल्दी टेम्परेचर ड्रॉप करेगा. ये तो ऑब्वियसली जनरल नॉलेज की बात है. तो हम लिखते हैं कि ग्रेटर टेम्परेचर डिफरेंसेस, ऑब्वियसली जब मैंने आपको 0 100 का बताया, इनमें बहुत बड़ा डिफरेंस है, 100 का डिफरेंस है. कॉजेज ग्रेटर रेट ऑफ हीटिंग. मतलब कि जितना ज़्यादा उसका टेम्परेचर होगा बीकर के गर्म पानी का और जितना कम जो हमारे पास बॉइलिंग ट्यूब में ठंडा पानी है, जितना ज़्यादा डिफरेंस होगा उतनी ज़्यादा जल्दी जो बॉइलिंग ट्यूब में ठंडा पानी है ना वो हीट गेन करेगा. इट्स अ वेरी जनरल नॉलेज वाली बात. ठीक है. और हम ये भी बोल सकते हैं, हमें ऑब्वियसली रेफरेंस देना है रीडिंग्स की. तो हम टेम्परेचर रीडिंग्स देखेंगे अपने स्टार्टिंग में
और एंड में. फॉर एग्ज़ाम्पल स्टार्टिंग के 30 सेकेंड्स का देखेंगे और एंड के 30 सेकेंड्स का देखेंगे. जब दोनों का टेम्परेचर डिफरेंस हमारे पास ऑब्वियसली कितना आ रहा है यहाँ पर, पहले स्टार्टिंग में 69 आ रहा है और एंड में हमारे पास 10 आ रहा है. मतलब कि ये है कि आप देखें कि जो हमारा बीकर का टेम्परेचर है वो गिरा फ्रॉम 88 to 73, लेकिन बॉइलिंग ट्यूब का टेम्परेचर कितना ज़्यादा इंक्रीज़ हुआ. इट इंक्रीज फ्रॉम अराउंड 20 to 63. बहुत बड़ा डिफरेंस है इसमें और बहुत कम डिफरेंस है इसमें. तो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं. ठीक है, हम बोलेंगे कि टेम्परेचर चेंजेस, आप ये देखें स्टार्टिंग के 30 सेकेंड में फ्रॉम 20 to 31 हमारे पास इंक्रीज़ आया किसका, 10 का, फ्रॉम 20 to 31. और एंड में हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज़ आया फ्रॉम 59 to 63, मतलब कि 4. स्टार्टिंग में हमारा टेम्परेचर 30 सेकेंड्स में इंक्रीज़ हुआ बाय 10 डिग्रीज़ और एंड के 30 सेकेंड्स में हमारा टेम्परेचर इंक्रीज़ हुआ बाय 4 डिग्रीज़. आपको समझ आ रहा है अब मैं क्या बोल रही हूँ? तो हम लिखेंगे इन द फर्स्ट 30 सेकेंड्स आप लिखते हैं. इन द फर्स्ट temperature readings, water in boiling tube increases by 10 degrees Celsius, and in the last 30 seconds it increases by 4 degrees. Therefore हमें obviously ये point prove हो रहा है. Therefore greater, मैं इसमें लिख देती हूँ, greater temperature differences causes more rate of heating. I know it was a little confusing, but I hope everyone understood it. अगर आपको नहीं समझ आया, just rewind it, listen to what I said a little bit more. Hopefully you understand. State what you would expect the temperature in the boiling tube when theta C stops rising. अब आपको नज़र आ रहा है कि theta C है जो हमारा बॉइलिंग ट्यूब का टेम्परेचर वो इंक्रीज़ हो रहा है और बीकर का डिक्रीज़ हो रहा है. देखिए एंड पे आकर 180 सेकंड पे इसका हमारे पास बॉइलिंग ट्यूब का इंक्रीज़ हो गया 63 तक और बीकर का हो गया 73 तक. अब ऑब्वियस सी बात है कि जो बॉइलिंग ट्यूब का पानी है वो समझे और बढ़ गया, 64 बन गया, 65 बन गया, लेकिन वो 73 से आगे नहीं जाएगा. क्यों? क्योंकि बीकर का पानी 73 पे हमारे पास यहाँ पर आ गया है. समझ आ रही है आपको? बीकर ही तो हमारे बॉइलिंग ट्यूब को हीट दे रहा है. अब अगर बीकर का टेम्परेचर हमारे पास 73 है तो बॉइलिंग ट्यूब का तो कभी भी 73 से आगे बढ़ ही नहीं पाएगा. आपको समझ आ रहा है मैं क्या बोलूँ? तो हमारी रेंज जिस पे वो आकर रुकेगा ना, इट विल बी समवेयर फ्रॉम 64 to 72. तो एग्जांपल मैं बोल देती हूँ 65 विल, ये क्या हो रहा है, बी मैक्स टेम्प रीच्ड. मैं यहाँ पे ब्रैकेट में 64 से लेके 72 लिख देती हूँ क्योंकि 72 से आगे बढ़ नहीं सकता, क्योंकि 73 पे हमारे पास ऑलरेडी बीकर का पानी गिर गया है. समझ आ रही है आपको? तो हम बोलेंगे कि एज हॉट वाटर becomes colder and cold water becomes hotter, both will reach the same temperature. और हम ये भी लिखें, water in boiling tube cannot exceed temperature of beaker, as वही उसकी heat source है. ठीक है, next
स्टेट व्हाट यू प्रेडिक्ट द टेम्परेचर इन द वाटर विल बी आफ्टर अ फ्यू आवर्स। ऑब्वियसली कुछ घंटे बाद, क्योंकि कोई हीट सोर्स नहीं है, दोनों का पानी रूम टेम्परेचर पे आ जाएगा। और हमने देखा तो रूम टेम्परेचर हमारा क्या था, 21 डिग्री सेल्सियस था स्टार्टिंग में। या आप रूम टेम्परेचर भी लिख दें तो कोई इशू नहीं है। Stage 2 changes that will be made to the apparatus of the procedure to ensure that the temperature of the cold water in the boiling tube rises more quickly. हम क्या कर सकते हैं कि हम जो हमारा पानी जो हमारा बीकर में था उसको हम इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लिखते हैं हायर इनिशियल हॉट वाटर टेम्परेचर, ये हम एक चीज़ कर सकते हैं। और हम ये भी कर सकते हैं कि हम जो ठंडा पानी है हम उसकी वॉल्यूम डिक्रीज़ कर दें, उसको कम कर दें, तो फिर और क्या होगा, वो ज़्यादा उसका जंप करेगा। या हम ये भी लिख सकते हैं कि लोअर इनिशियल कोल्ड वाटर। इसका मैं कोई एग्जांपल दूँगी। अगर आपके पास 2 बीकर्स हैं, एक में हमारे पास 0 डिग्रीज़ पे पानी, एक में 20, और हम दोनों को 30 डिग्री के पानी में डाल दें, 20 वाला 30 पे जाने के लिए काफ़ी टाइम लगाएगा। मतलब उसमें जो टेम्परेचर डिक्रीज आ रहा होगा वो होगा 20 से लेके वो जाएगा 22, फिर 24, इस तरह होगा। जो 0 वाला है ना वो जंप करेगा, 0, 10, 15 इस तरह, उसमें ज़्यादा रेट होगा हमारे पास टेम्परेचर इंक्रीज होने का। ठीक है, हम लिख दें कि हाँ, हम लिख दें कि हम थिनर वॉल वाली ट्यूब यूज़ करें, थिनर वॉल्स ऑफ ट्यूब। या तो फिर आप मेटल ट्यूब यूज़ करें, क्योंकि उससे पानी ज़्यादा क्या करता है, मेटल ज़्यादा हीट कंडक्ट जल्दी करता है, पानी ज़्यादा टेम्परेचर इंक्रीज़ करेगा जल्दी। तो हम लिख दें मेटल ट्यूब यूज्ड। ठीक है, आप लिख दें हाँ, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ हॉट वाटर। तो उसमें क्या होगा, उसमें ज़्यादा एनर्जी होगी, ज़्यादा वो कोल्ड वाटर पे जाएगी। या तो फिर आप ये भी कर दें कि डिक्रीज वॉल्यूम ऑफ कोल्ड वाटर। ये मैंने आपको 5 चीज़ें दे दी, आपको सिर्फ 2 रीजंस ही लिखना है। We're done with question 2. Now we're going to start off with question 3. Some students are investigating a circuit containing different resistors. They are using the circuit shown in figure 3.1. On figure 3.1, draw the symbol for a voltmeter connected to measure the potential difference V across resistor X. Resistor X के across हमें potential difference measure करना है, तो हम उसके against voltmeter लगाएं। तो obviously आपको पता है voltmeter हमेशा parallel लगता है, तो हम इसके पैरेलल यहाँ पर वोल्टमीटर लगा देते हैं। ये क्यों टूट रहा है यार, मेरी लाइन क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने वोल्टमीटर लगा दिया। ठीक है, a student connects the voltmeter as described in A and measures the initial current in the circuit and the potential difference across resistor X. अब obviously इनकी वैल्यूज़ हमें निकालनी है। पहले तो करंट की देखते हैं। अगर हमारे पास ये 0.2 है और 0.4 है, इसके बीच में हमारे पास क्या होगा 0.3, और बीच में हमारे पास 4 डायल्स दिए हुए हैं, तो ऑब्वियसली ये 2s में इंक्रीज़ कर रहा है। तो 0.22, 0.24, 0.26, 0.28, 0.3, समझ आ रहा है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली हमारे पास 0.22 है। नेक्स्ट हमारे पास वोल्टेज मेजर करना है। 1 और 2 के बीच में हमारे पास 9 डायल्स हैं, तो होगा 1, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, यहाँ 1.6, 7, 8, 9, फिर 2, तो ये हमारे पास 1.1 वोल्ट्स है। The student connects the voltmeter to measure the potential difference V across the combination of resistors X and Y together, and then X, Y and Z together. Her readings are shown in table 3.1. अब क्या किया, पहले तो उसने वोल्टमीटर हमने जो ना सिर्फ X के आगे लगाया था, ठीक है, सिर्फ X के आगे लगाया था। उसके बाद हमने X और Y दोनों में लगाया, फिर X, Y, Z तीनों में वोल्टमीटर लगाया और सबकी रीडिंग्स हमने निकाली। और इसी पहले वाले में हमारा करंट था 0.2, तो हम लिख लेते हैं 0.22, और वोल्टेज थी हमारी 1.1। फिर हमने दोनों X और Y दोनों में लगाया, फिर X, Y and Z तीनों में लगाया। अब तीनों में अगर हमें दिख रहा है कि यहाँ पर अब किससे पता चल रहा है कि X की वोल्टेज है 1.1, 3 में से आप 1.1 माइनस करें तो क्या होता है 3 माइनस 1.1, आंसर हमारे पास आ रहा है 1.9। तो Y की है 1.9 और Z की ऑब्वियसली 5 माइनस 3.3
Z की हमारे पास 1.7, ये इनकी इंडिविजुअल वोल्टेजेस हैं। टोटल है कुल मिला के 5 वोल्ट्स। आपको पता है जब सीरीज़ में होते हैं हमारे पास रेजिस्टर्स, उनकी वोल्टेज ऐड होती है, पैरेलल में होती है तो वोल्टेज सेम होती है। अब क्योंकि टोटल इन सब की वोल्टेज है 5 वोल्ट्स, तो पावर सप्लाई भी कितना होगा, 5 वोल्ट्स। ठीक है, अब रेजिस्टेंस निकालिए, तो हमारे पास होता है V इज इक्वल्स टू आई आर, तो R इज इक्वल्स टू V अपॉन आई। ठीक है, तो हम इसकी रेजिस्टेंसेस निकालेंगे, तो हमारे पास आएगा, एक मिनट रुका, V अपॉन आई, सो 1.1 अपॉन 0.22। आंसर पहले हमारे पास आ रहा है 5.0 लिख देती हूँ मैं, क्योंकि मेरे पास एग्जैक्ट 5 आ रहा है, 5.0। मैं 2 SF में लिख रही हूँ क्योंकि सारे हमारे पास 2 सिग्निफिकेंट या 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स दिए हैं। ठीक है, फिर उसके बाद हम मेरे पास आ रहा है अराउंड 14.3, तो मैं लिख देती हूँ 14.3 लिख सकते हैं, लेकिन मैं 14 लिख रही हूँ, मैं 2 SF में ही लिख रही हूँ। फिर मेरे पास आ रहा है अराउंड 23.8, तो मैं 24 लिख रही हूँ। ये हमारी रेजिस्टेंस की वैल्यूज़ आ गई। और हम ऑब्वियसली आप यूनिट्स लिखना मत भूलिएगा। करंट में हमारे पास होता है एम्पियर्स, वोल्टेज में हमारे पास होता है वॉट्स, रेजिस्टेंस में हमारे पास होता है ओम्स। A student suggests that the current should remain constant when the wattmeter is used to measure potential differences across different combination of resistors. ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है, ऐसा क्यों नहीं हो सकता कि current should remain constant, मुझे लगा कि voltage should remain constant. When the wattmeter is used to measure potential differences across the different combinations of resistor. State whether the readings in table 3.1 support this suggestion. तो हमने क्या दिखा है कि हमारे पास 3 रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है, और उन सब में करंट्स बहुत सिमिलर रहते हैं। एक में हमारे पास 0.22 है, 0.23 है, 0.21 है, पहले इंक्रीज़ हुआ फिर डिक्रीज़ हुआ, लेकिन बहुत सिमिलर हैं। तो आपको नज़र आ रहा है कि चाहे हम वोल्टेज चेंज, मतलब वोल्ट मीटर पर वोल्टेज चेंज हो रही हो, लेकिन तीनों रेजिस्टर्स तो वही लगे हुए हैं ना, तो करंट क्यों चेंज होगा। समझ आ रही है आपको। तो हमारा स्टेटमेंट ऑब्वियसली यही होगा कि क्या कहते हैं, क्या बोल रही हूँ, हाँ सॉरी, हमारा स्टेटमेंट यही होगा कि करंट रिमेन्स कांस्टेंट। एंड इसका रीज़न ऑब्वियसली क्या है कि ऑल वैल्यूज़ ऑफ, मैं लिख देती हूँ, द वैल्यूज़ ऑफ करंट आर विदिन limits of experimental accuracy। वापस हमारे पास experimental accuracy आ गई, ठीक है। ओ similar and, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। Next, calculate and record in table 3.1 the resistance of each combinations of resistor। ये तो मैंने कर लिया ऑलरेडी, तो मैंने लिख लिया है। Calculate and record the resistance of each combination of resistors. Use the readings on the temperature. Next क्या हमारे पास, for the resistors in series, the total resistance of the combination is the sum of individual resistors. Use the results from table 3.1 to calculate the resistance R, Y and RZ of resistors Y and Z. रेजिस्टर्स Y एंड Z की हमें वो ढूंढनी है। अब ये देखें, मैंने आपको पहले बताया कि ऊपर हमारे पास अगर X है, उसकी रेजिस्टेंस हमारे पास है 5, X और Y दोनों की रेजिस्टेंस है हमारे पास 14, तो Y की क्या होगी, 14 माइनस 5 गिव्स अस 9। समझ आ रही है आपको, क्योंकि आपको पता है कि अगर हमारे पास रेजिस्टर्स सीरीज़ में होते हैं, जैसे यहाँ पर है हमारे पास, तो उनमें रेजिस्टेंस ऐड होती है टोटल रेजिस्टेंस के लिए। तो अगर x की है 5 एंड x प्लस y की है 14, देयरफॉर y होगा हमारे पास 9, क्योंकि 14 माइनस 5 गिव्स अस 9। उसी तरह इन सब की मिलाकर है हमारे पास 24, x प्लस y प्लस z हमारे पास है 24। तो z इसमें से हम x y प्लस z में से हम x प्लस y कितना है हमारे पास 14, 24 माइनस 14 गिव्स अस द रेजिस्टेंस ऑफ z which is 10. So basically 10 plus 9 plus 5
हमें टोटल रेजिस्टेंस मिल रही विच इज़ 24. The circuit components are rearranged so that the resistors X, Y and Z are in parallel. अब क्या होगा, अगर तीनों पैरेलल में आ गए, इनकी रेजिस्टेंस चेंज नहीं होगी लेकिन इनकी वोल्टेजेस तीनों की सेम हो जाएगी. The ammeter will measure the current in the circuit and the voltmeter will measure the potential difference across the resistors. In the space below, draw a diagram of the circuit. ठीक है, तो पहले हमारे पास ऑब्वियसली हमारे पास पावर सप्लाई है यहाँ पर, और हमारे पास एमीटर और हमारे पास तीनों रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड होंगे. तो पावर सप्लाई है हमारे पास, क्या सेल्स दिए हुए, लेट मी जस्ट लाइक रीचेक हमारे पास बस. ओके, पावर सप्लाई दिया हुआ है, एसी पावर सप्लाई है हमारे पास, और ये हमारे पास हमारा स्विच है, और ये हमारे पास 3 रेजिस्टर्स पैरेलल में. और आपका एमीटर कहाँ कनेक्टेड होगा, सीरीज़ में कनेक्टेड होगा. यहाँ पर हम अपना एमीटर ऐड कर देते हैं. ठीक है, और तो कुछ नहीं है, कोई लैम्प वैम्प वगैरह, लेट मी जस्ट रीचेक, नहीं. और लेट्स जस्ट लेबल देम, यू नो, X, Y and Z, X, Y, Z. और हमें एक और चीज़ करनी है, वोल्ट मीटर ऐड करना जो सारे रेजिस्टेंस के अक्रॉस मेजर करें इनकी तो आई मीन वोल्टेज. तो ये हमारे पास वोल्ट मीटर ऐड हो गया यहाँ पर. ठीक है, हमारे पास डायग्राम बन गया. वन स्टूडेंट सेट्स अप द सर्किट एज डिस्क्राइब्ड इन E1, जैसे अभी हमने ये दिखाया हुआ है, ये जो हमने बनाया हुआ है बेसिकली. She measures the current of the circuit and the potential difference across the resistor. She uses these values to calculate the resistance of the resistors in parallel. आपको पता है रेजिस्टेंस इन पैरेलल हम यूजली किस तरह निकालते हैं, 1/R + 1/R + 1/R इस तरह निकालते हैं. ठीक है, लेकिन इसने इस तरह यूज़ किया है कि इसने V इसने V/I यूज़ करके रेजिस्टेंस निकाली है, टोटल वोल्टेज और करंट को यूज़ करके. Use the students' results from this table to compare RP with the resistance RS of the 3 resistors connected in series. RS क्या थी हमारे पास जब तीनों एक साथ सीरीज में कनेक्टेड थे, हमारे पास थी 24. ठीक है, यूज स्टूडेंट्स, RP हमारे पास तब है जब तीनों पैरेलल में है, RS है जब तीनों उसमें. RS हमारे पास, मैं लिख देती हूँ, RS हमारे पास थी 24 एंड RP हमारे पास है 2.3. ठीक है, अब आपको यू हैव टू टिक अ बॉक्स विद द डिस्क्रिप्शन दैट इज़ द क्लोजेस्ट. ठीक है, दैट इज़ द क्लोजेस्ट टू कंपेयरिंग दीज 2 वैल्यूज टुगेदर. RP इज इक्वल्स टू RS, इनकरेक्ट. एक 2.3 एक 2.4 है. RP इज इक्वल्स टू 10 into RS. RS हमारे पास 24 मल्टीप्लाई बाई 10 गिव्स अस 240. 240 इज नॉट इक्वल्स टू 2.3, सो ये भी नहीं होगा. 10 RP गिव्स अस RS. RP कितना है, 2.3 मल्टीप्लाई बाई 10 गिव्स अस 24. बहुत सिमिलर है क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 23 इज इक्वल्स टू 24 आ रहा है, बहुत सिमिलर है. सो आई एम जस्ट गोना गो विथ दिस वन. नन ऑफ दीज डिस्क्रिप्शन सप्लाई ऑब्वियसली इनकरेक्ट. सो ये यहाँ पर हमारे पास ऑलमोस्ट सिमिलर आ गया, मतलब. ठीक है, चाहे रजिस्टर हमारे पास उसमें हो, पैरेलल में हो या वोल्टेज में हो, हमें दोनों की रिलेशनशिप पता चल गया. ठीक है, and we're done with that question. Next question, question 4. A student wants to investigate the factors that affect the height to which a ball bounces when it is dropped. Plan an experiment that will enable him to investigate in detail how the height from which a ball is dropped affect how high it bounces. The apparatus available includes balls of different materials and sizes, sheets of different floor coverings. Write a plan for the experiment. In your plan, you should list any additional apparatus needed. Okay. Explain briefly how you would carry out the experiment. Describe a precaution which could be taken to ensure that the measurements of the height of the bounce are reliable. State the key variables that you would control. Basic job constant रखते हो. Draw a table with obviously your column headings to show how you would display your readings, and explain how you would analyze your readings to reach a conclusion. And you have to draw a diagram. Okay. तो हम क्या इन्वेस्टिगेट करें, किस चीज़ का रिलेशनशिप इन्वेस्टिगेट करें. हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं
कि the factors that affect the height to which a ball bounces when it is dropped. अगर हम बॉल को ड्रॉप कर रहे हैं, हमें देखना है कि क्या चीज़ उसको इफेक्ट करती है, कि उसकी हाइट जब वो बाउंस करके रीच करता है ना, वो किस तरीके से चेंज होती है. ठीक है, तो हम देखेंगे कि अगर इसमें डिफरेंट हाइट्स इफ़ेक्ट करती हैं, डिफरेंट मटेरियल्स इफ़ेक्ट करते हैं, डिफरेंट साइज़ इफ़ेक्ट करते हैं. ठीक है, हम डिफरेंट साइजेस और मटेरियल्स को एक ही हाइट से ड्रॉप करेंगे और हम देखेंगे कि फ़र्क पड़ रहा है कि नहीं. अगर फ़र्क नहीं पड़ेगा तो ऑब्वियसली हाइट सिर्फ इफ़ेक्ट करेगी. ठीक है, तो हमें और कौन से एपरेटस चाहिए होंगे. ऑब्वियसली आपको अगर आप हाइट वगैरह मेजर कर रहे हो, यू डू नीड अ मीटर रूलर, या तो फिर आपको मेजरिंग टेप की ज़रूरत होगी. सो लेट्स स्टार्ट राइटिंग. हम एपरेटस बाद में ड्रॉ करेंगे. पहले तो हमें एपरेटस जो चाहिए मैं लिख देती हूँ. हमें चाहिए होगा a meter rule and we might need a measuring tape. ठीक है, next explain briefly how you would carry out the experiment. ठीक है, पहले तो आप अपना बॉल लेंगे. ठीक है, आप एक हाइट मेजर करेंगे, फॉर एग्जांपल आई डोंट नो 2 meters. आप उस हाइट से ड्रॉप करेंगे, फिर जो बाउंस हुआ है ना, आप उसकी हाइट को रिकॉर्ड करेंगे और डिफरेंट हाइट्स में हम ये रिपीट करेंगे. ठीक है, लेट मी राइट दिस डाउन. हमारा मेथड, पहले तो हम क्या करेंगे, ड्रॉप बॉल फ्रॉम मेजर्ड हाइट. ठीक है, उसके बाद फिर हम क्या करेंगे, जैसे हमने ड्रॉप किया फिर वो बाउंस होगा, रीबाउंड करके बाउंस करेगा, हम उसकी हाइट मेजर करेंगे. ठीक है, मेजर हाइट ऑफ बाउंस. ठीक है, आप यहाँ पर जो ना एक कैमरा भी लिख सकते हैं कि समझे आपको रिकॉर्ड करने के एग्जैक्ट कहाँ तक इसने बाउंस किया, ताकि आप मेजर कर सकें. इट्स मच मोर ईजियर यूजिंग ए कैमरा. आप उसकी वीडियो बनाएं, आपको नज़र आए कि वो किस हाइट तक बाउंस कर रहे हैं, आप उस हाइट को मेजर कर सकें. ठीक है, यूजिंग वीडियो कैमरा. नेक्स्ट आप ये करेंगे, हाँ, यू रिपीट this for different heights of release. ठीक है, अब next describe a precaution that you would take to ensure that the measurements of the height of the bounce are as reliable as possible. पहले तो हमने बात की थी कि हम कैमरा यूज़ करेंगे, उसमें ऑब्वियसली बहुत रिलायबल हो जाएगा. मैं प्रिकॉशंस लिख देती हूँ. Use a video camera. ये वीडियो, उससे आपको बहुत कॉशियसली पता चल जाएगा कि आपकी इस हाइट तक इसने बाउंस किया या नहीं किया. एक और चीज़ कर सकते हैं हम, रिपीट कर सकते हैं, रिपीट फॉर ईच हाइट रिलीज एंड यूज़ एवरेज. ये भी चीज़ कर सकते हैं. आप ये भी कर सकते हैं कि खुद ही अपने आप से जो आपको नज़र आ रहा है, आप उस बाउंस की हाइट को मेजर करें. ठीक है, ये मैंने आपको 2 प्रिकॉशंस बता दिए. ठीक है, आपको एक ही लिखना है, बट मैंने 2 बता दिया. आई थिंक ये 2 सबसे इम्पोर्टेंट है. आप दूसरी चीज़ें भी लिख सकते हैं, आप चाहें तो कि आप ऐसे ऐसे होता है कि आप जैसे फॉर एग्जांपल आप बॉल ड्रॉप कर रहे हैं, आप बगैर फोर्स के ड्रॉप करें, आप ऐसे ही बस यू जस्ट रिलीजिंग इट इंस्टेड ऑफ अप्लाइंग एनी सॉर्ट ऑफ प्रेशर ऑन इट. यू कैन ऑल्सो राइट दैट एज अ प्रिकॉशन, पर ये 2 आपके सबसे मेन प्रिकॉशंस हैं. नेक्स्ट पे क्या मांगा गया है, स्टेट द की वेरिएबल्स दैट यू वुड कंट्रोल. आप कंट्रोल क्या करेंगे कि आपका बॉल, ठीक है, उसका सेम मटेरियल हो और उसका सेम डायमीटर हो. अगर बॉल के साइजेस चेंज होंगे, बॉल्स का मटेरियल या मास चेंज होगा, तो उसमें ऑब्वियसली इश्यूज आएंगे. ठीक है, मैं यहाँ लिख देती हूँ, कंट्रोल वेरिएबल, इसमें आप लिखेंगे सेम
mass, diameter and material of ball. मटेरियल भी इफेक्ट करता है. फॉर एग्जांपल आपके पास दो बॉल्स हैं, दोनों के सेम डायमीटर्स और मास है. एक मेटल है और नहीं, एक ग्लास है और एक फोम है. ऑब्वियसली फोम वाला ज़्यादा बाउंस करेगा. समझ आ रही है आपको? नेक्स्ट क्या है हमारे पास? अच्छा, प्रिकॉशन, सॉरी, कंट्रोल वेरिएबल्स लिखने हैं आपको. ये भी हमें जो ना ऊपर क्या प्रोवाइडेड था, हमें प्रोवाइडेड था बॉल्स ऑफ डिफरेंट मटेरियल्स एंड साइजेस एंड शीट्स ऑफ डिफरेंट फ्लोर कवरिंग्स. तो आपको ये भी करना है कि आपकी फ्लोर कवरिंग्स सेम हो. ठीक है, सेम टाइप ऑफ फ्लोर कवरिंग्स. ठीक है, नेक्स्ट हमें टेबल बनाना है और टेबल की हेडिंग्स बनानी है. ठीक है, टेबल जो मैंने जैसे लिखा हुआ है ना कि टेबल, कंट्रोल वेरिएबल, प्रिकॉशंस, यू डोंट हैव टू राइट दिस. अब चाहे तो ये बड़ा सा पैराग्राफ बना के लिख दें, डजंट मेक अ डिफरेंस, बट मैंने लिखा है. ठीक है, तो कॉलम्स हमारे पास पहले क्या होगा? हाँ, पहला कॉलम हमारे पास होगा रिलीज हाइट. इसको अभी से हमें यूनिट लिखना है मीटर्स, सेंटीमीटर्स, जो भी आपका है. बहुत लंबा बन गया है. एंड दूसरा हमारे पास होगा बाउंस हाइट. ये भी मैं मीटर्स में ही लिख रही हूँ. ठीक है, नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है हमें? एक्सप्लेन हाउ यू वुड एनालाइज योर रीडिंग्स टू रीड अ कंक्लूजन. ठीक है, तो आप क्या करेंगे? आपके पास जो टेबल में रीडिंग्स है उसमें ऑब्वियसली आप पहले चेक करेंगे. मैं लिख देती हूँ, यूज रीडिंग्स इन टेबल टू फाइंड एन appropriate relationship. Use a graph. आप ग्राफ भी यूज़ कर सकते हैं. ऑब्वियसली उससे आपको बहुत एक्यूरेटली पता चलेगा कि रिलेशनशिप किस तरीके से. ठीक है, ड्रॉ या तो यूज़ या ड्रॉ अ ग्राफ ऑफ रिलीज हाइट and bounce height to find a relationship. ठीक है, ये दो आपको इस तरीके की चीज़ें करें तो आपको ज़्यादा क्लियरली पता चलेगा कि रिलेशनशिप क्या है. ठीक है, आप अपने उसमें जो हमारे पास ये सारी चीज़ें थी, प्रिकॉशंस वगैरह, आप उसमें दूसरी चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल यूज़ एटलीस्ट 5 सेट्स ऑफ डेटा, यू नो. या फिर आप बोले कि अगर आप ऐसा भी एक्सपेरिमेंट प्लान करना चाहें जिसमें आप हाइट एक ही रख रहे हैं लेकिन आप डायमीटर्स चेंज कर रहे हैं या आप मटेरियल चेंज कर रहे हैं या फ्लोर कवरिंग चेंज कर रहे हैं, तो उससे भी आपको पता चलेगा कि इफेक्ट आ रहा है बाउंस पे या नहीं. आप बहुत सारे डिफरेंट एस्पेक्ट्स से अपना एक्सपेरिमेंट प्लान कर सकते हैं. ठीक है, बट मैंने आपको अपना एस्पेक्ट बताया हुआ है. अगर चाहें तो मैं आपको, बल्कि मैं यहाँ पे आपको ड्राइंग करके दे ही देती हूँ. ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पर हमारा आई एम रियली बैड एट दिस. ये आपका कैमरा बना हुआ है. ठीक है, आपका कैमरा है, प्लेस्ड ऑन अ स्टैंड, जो भी है. एंड ये आपके पास मीटर रूलर प्लेस्ड है और यहाँ पर आप बॉल ड्रॉप कर रहे हैं. ठीक है, और फिर ये ऑब्वियसली बाउंस करेगा वापस से जो. ठीक है, यू डोंट, आपको पॉइंट्स नहीं मिलते या मार्क्स नहीं मिलते ड्राइंग के, बट जस्ट इन केस एनीबडी वांट्स टू नो. ठीक है, एंड वी आर डन विद दिस एक्सपेरिमेंट. आई होप एवरीबडी अंडरस्टूड एवरीथिंग. अगर आपको कोई भी चीज़ समझ नहीं आई हो, प्लीज़ मेंशन इट डाउन इन द कमेंट्स बिलो एंड आई विल सी यू गाइस फॉर द नेक्स्ट वीडियो इंशाल्लाह. अल्लाह हाफ़िज़.